Hello everyone. So today we'll discuss introduction to Indian Evidence Act and some important definitions in it. So father of Evidence Act है सर जेम्स फिट जेम्स स्टीफन. एविडेंस एविडेरा वर्ड से आई, एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू शो क्लियरली. ये एक प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ है. एडजेक्टिव लॉ इसलिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर. तो एविडेंस एक्ट बताता है कि किस तरीके से एविडेंस लेने हैं और कौन कौन एविडेंस दे सकता है, इसलिए इसे एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं. ये एक लेक्स फोरी है. लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ प्लेस ऑफ एक्शन. जब भी कोई लीगल एक्शन रेज किया जाता है, जिस भी कोर्ट में वो लीगल एक्शन रेज किया गया है, तो वहाँ का प्रोसीजर, एविडेंस किस तरीके से लेना है, उसका प्रोसीजर वो फोरम खुद डिसाइड करती है. इसलिए एविडेंस एक्ट को लेक्स फूरी कहा जाता है. अब व्हाट इज एविडेंस? तो सेक्शन 3 में बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है, जिनमें से एक डेफिनेशन है एविडेंस की. एविडेंस का क्या मतलब होता है? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स. मीन्स एंड इंक्लूड्स जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो मीन्स एंड इंक्लूड्स का वहाँ मतलब होता है कि इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव. यहाँ और भी चीज़ें जो इंक्लूड की जा सकती है. तो एविडेंस की जो डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव नहीं है. एविडेंस को जो एविडेंस एक्ट में डिफाइन किया है, वो दो तरीके के एविडेंस बताए गए: ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. व्हाट इज ओरल एविडेंस? ओरल एविडेंसेस जितने भी स्टेटमेंट हैं, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस. तो जितने भी स्टेटमेंट विटनेसेस ने दिए हैं किस रिगार्ड में, मैटर्स ऑफ फैक्ट के रिगार्ड में, वो सभी ओरल एविडेंस होते हैं. व्हाट इज फैक्ट, ये नेक्स्ट डेफिनेशन में देखेंगे. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से होते हैं? जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के सामने फॉर इंस्पेक्शन, वो सभी होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. 2000 से पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डॉक्यूमेंट नहीं माने जाते थे. जब आईटी एक्ट आया, आईटी एक्ट 2000 का जब इंट्रोड्यूस हुआ, तब एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट किए गए और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी डॉक्यूमेंट माना गया. ठीक है. तो दो तरीके के एविडेंस की बात एविडेंस एक्ट करता है: ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. अब आते हैं व्हाट इज फैक्ट. फैक्ट का डिफाइन भी सेक्शन 3 में दिया गया है. फैक्ट मींस एंड इंक्लूड्स, ये भी एग्जॉस्टिव नहीं होती है. तो फैक्ट का मतलब होता है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस. इसे बोलते हैं फिजिकल फैक्ट. मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सभी होते हैं फिजिकल फैक्ट. या फिर एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस. इसका मतलब अगर आप कोई ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं, वो एक मेंटल कंडीशन है, तो वो भी फैक्ट मानी जाएगी और उसे साइकोलॉजिकल फैक्ट कहेंगे. तो फैक्ट हो गए दो तरीके के: फिजिकल फैक्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट. सो व्हाट इज फैक्ट एंड इशू? फैक्ट एंड इशू वो फैक्ट होते हैं जो कि एक पार्टी असर्ट करती है, दूसरी पार्टी डिनाई करती है. ये एक मेन कंट्रोवर्सी होती है बिटवीन पार्टीज विच इज टू बी एडजुडिकेटेड अपॉन. ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसे कोर्ट को डिसाइड करना होता है. Two things are relevant for determining whether a fact is an issue or not. The fact should be in dispute between the parties. The fact should touch the question of right or liability. Section 3 Evidence Act का fact and issue को define करता है. The expression fact and issue means and includes any fact from which, either by itself or in connection with the other facts, the existence, non-existence, nature, or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows. मतलब एक पार्टी ऐसे किसी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंट, नेचर और एक्सटेंट को या तो असर्ट कर रही है या डिनाई कर रही है. ठीक है, तो वो बन जाता है फैक्ट एंड इशू. एक्सप्लेनेशन कहता है whenever under the provision of law for the time being in force relating to civil procedure any court records an issue of fact asserted or denied in the answer to such issue is a fact and issue. सीपीसी में क्या होता है, सिविल कोर्ट क्वेश्चंस फ्रेम करती है, उन क्वेश्चंस को हम इशू बोलते हैं. दोनों पार्टीज को सुनने के बाद व्हाट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन पार्टीज, वो एक क्वेश्चन बनता है और उन क्वेश्चंस का आंसर दोनों पार्टी देती है. ठीक है, तो वो कहलाते हैं फैक्ट एंड इशू. फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल की अगर बात करें तो सपोज ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ पी. इन दैट केस फैक्ट एंड इशू कैन बी वेदर ए कॉज्ड द डेथ ऑफ पी. तो ये फैक्ट एंड इशू बनेगा कि क्या ए ने बी का डेथ कॉज किया है. तो यहाँ ये बन गया फैक्ट एंड इशू. अब दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात इस इशू के रिगार्ड में रखेगी. सिमिलरली सिविल में सपोज कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है वेदर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए और नॉट.
ठीक है, तो ये हो जाते हैं फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू बेसिकली वो हुआ जिसे कोर्ट को डिटरमाइन करना है, जिसका आंसर कोर्ट को ढूंढना है। ठीक है, अब आता है रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट का एक्चुअल मीनिंग डेफिनेशन क्लॉज में नहीं दे रखा है, सिर्फ इतना बता रखा है कि कैसे कोई भी फैक्ट रेलेवेंट हो जाता है। इधर यहाँ पे जो एविडेंस एक्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई फैक्ट दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो 5 से 55 में फॉल हो रहा है तो वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। सेक्शन 3 में रेलेवेंट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है वो है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो सीधी सी बात इतनी सी कही कि अगर कोई फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो सेक्शन 5 to 55 में फॉल होता है तो वो रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। ठीक है, relevant means that any fact to which it applies are so related to each other that according to the common course of event, one either taken by itself or in connection with the other fact proves or renders probable the past, present or existence or non-existence of the other। तो बेसिकली एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जब कनेक्ट होता है तो वो इस तरीके से कनेक्ट होता है कि दूसरे फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल बना देता है। ठीक है, इसीलिए रेलेवेंट फैक्ट सिर्फ वो फैक्ट होते हैं जो कि 5 से 55 में फॉल हो रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 1 कहता है कि किन किन पर एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है और किन पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पे जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग? जुडिशियल प्रोसीडिंग सीआरपीसी में डिफाइंड है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है जो कि जब भी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग रिकॉर्ड हो रही है ऑन ओथ तो उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। ये एप्लीकेबल होता है कोर्ट मार्शल पे, इंडियन मरीन एक्ट पे। कोर्ट मार्शल एक्सप्रेसली मेंशन्ड है, इंडियन मरीन एक्ट एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। और ये किस पर एप्लीकेबल नहीं होता है? आर्मी एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट और एयर फोर्सेस एक्ट। इन पर ये एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि इन पर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होती है। सो ये इम्प्लाइड है कि ये इंडियन मरीन एक्ट पे एप्लीकेबल होता है। एफिडेविट पर एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ट्रिब्यूनल्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन जब हम एफिडेविट की बात करते हैं, एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट एक शपथ पत्र होता है जहाँ पे डिपोनेंट अपने कंटेंट्स लिखता है और कहता है कि जो भी उसने वहाँ डिपोज किया है वो सब ट्रू टू हिज नॉलेज है। ठीक है, ये एक इट्स अ फॉर्म ऑफ एविडेंस एक्चुअली। लेकिन सीपीसी और सीआरपीसी में ये एक्सेप्शन है। सीपीसी और सीआरपीसी ने एक्सप्रेसली प्रोवाइड करा रखा है कि एविडेंस एफिडेविट पर दी जा सकती है। एविडेंस एक्ट पर एविडेंस एक्ट एफिडेविट पर एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन पर्टिकुलर एक्ट में एफिडेविट पर एविडेंस दिया जा सकता है। ये बेसिकली एक्सेप्शन है। तो जो ऑर्डर 19 है, ऑर्डर 18 रूल 4 सीपीसी है, ये एफिडेविट की बात करता है। व्हाट इज एफिडेविट? सेक्शन ऑर्डर 19 में प्रोवाइडेड है। ऑर्डर 18 रूल 4 में कहा है कि जब हम चीफ रिकॉर्ड करते हैं वो एफिडेविट पे कर सकते हैं। 295, 296, 297 सीआरपीसी एफिडेविट की बात करता है। और सेक्शन 145, 145 एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी कहते हैं कि कंप्लेनेंट का जो चीफ है वो एफिडेविट पर दिया जा सकता है। ठीक है, सो अब डेफिनेशन आती है कोर्ट की। कोर्ट मीन्स ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। इसका मतलब जितने भी जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट है, जितने भी पर्सन है जो कि ऑथराइज्ड एविडेंस लेने के लिए वो बन जाती है कोर्ट। एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर कोर्ट नहीं मानी जाती है। सीपीसी और सीआरपीसी में किस स्टेज पर एविडेंस ली जाती है अभी ये देखना है। तो सीपीसी में जब हम इश्यूज फ्रेम करते हैं उस टाइम पर इश्यूज फ्रेम करने के बाद एविडेंस कॉल की जाती है। ऑर्डर 18 में एविडेंस ली जाती है पार्टीज की। और सीआरपीसी में जब पार्टी इफ अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी उसके बाद की स्टेज होती है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस कॉल की जाती है। तो ये दो स्टेज होती है जहाँ पर ट्रायल की स्टेज पर एविडेंस कॉल की जाती है। अपीलेट स्टेज का क्या सीन है? जनरली अपील की स्टेज पर एविडेंस कॉल नहीं की जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अपील पे भी एविडेंस ली जा सकती है। ऑर्डर 41 रूल्स 27 में कुछ सर्कमस्टांसेस प्रिस्क्राइब्ड है जहां पर ये कह रखा है कि सिविल कोर्ट अपीलेट स्टेज पर भी एविडेंस कॉल कर सकती है। सीआरपीसी में सेक्शन 391 अपीलेट स्टेज पर एविडेंस की बात करता है। ठीक है, सो बात है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब होता है थिंग्स टेकन फॉर
ग्रांटेड। सेक्शन 4 में 3 तरह के प्रिजम्पशन बताए गए, मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। प्रिजम्पशन एक तरह का इन्फरेंस होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट फैक्ट। व्हाट इज मे प्रिज्यूम? लेजिस्लेचर ने लॉ ऑफ एविडेंस में स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है कि कोर्ट किन फैक्ट को मे प्रिज्यूम करेगी, किन्हें शेल प्रिज्यूम करेगी और किन्हें कंक्लूसिव प्रूफ करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी मे प्रिज्यूम लिखा है वहाँ कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट को प्रिज्यूम मान मतलब उस फैक्ट को प्रूफ मान सकती है, और नहीं तो पार्टी को कॉल कर सकती है उसे प्रूफ करने के लिए। ठीक है। शेल प्रिज्यूम क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट कंपेल्ड होती है उसे प्रूव्ड मानने के लिए, अनलेस एंड अनटिल वो डिसप्रूव हो जाए। अनलेस एंड अनटिल डिसप्रूव का मतलब है अगर पार्टी ऐसे फैक्ट को डिसप्रूव कर देती है तो कोर्ट मान ले कि ऐसा फैक्ट शेल प्रिज्यूम नहीं है। ठीक है। फिर बात आती है कंक्लूसिव प्रूफ की। जहाँ पे भी कोई फैक्ट लिखा है कि भाई कंक्लूसिव प्रूफ है तो कोर्ट किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं करती दूसरी पार्टी को उसका एविडेंस देने के लिए। इसके अलावा इनसे इनके रिगार्ड में प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ एक पर्टिकुलर चैप्टर है एविडेंस एक्ट में, जहाँ बताया गया है कौन कौन से फैक्ट में प्रिज्यूम होंगे, कौन कौन से शेल प्रिज्यूम होंगे और कौन कौन से कंक्लूसिव प्रूफ होंगे। ये हम बाद में एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात आती है प्रिजम्पशन और प्रूफ में क्या डिफरेंस होता है। प्रिजम्पशन होते हैं जो कि लॉ ऑफ एविडेंस में लेजिस्लेचर ने बता दिया कि कोर्ट किन्हें प्रूफ मानेगी, किन्हें कोर्ट मान लेगी कि ये प्रूव्ड है, और कहाँ यहाँ पे बेसिकली कोर्ट का डिस्क्रिशन चलेगा प्रिजम्पशन के केस में। प्रूफ वो होता है जो पार्टी अड्यूस करती है किसी भी मटेरियल फैक्ट को कोर्ट के सामने, इस इरादे के साथ कि कोर्ट बिलीव करे उस फैक्ट को और वो फैक्ट उस व्यक्ति के केस में फेवरेबल हो, तो वहाँ वो हो जाता है प्रूफ। तो प्रूफ बेसिकली फाइनल स्टेज होती है। ठीक है। So, what is document? Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure or marks intended to be used for the purpose of recording that matter। अगर कोई भी मैटर है जो कि किसी भी सब्सटेंस पर लेटर, फिगर और मार्क्स के थ्रू लिखा हुआ है, uh, इस इंटेंशन के साथ कि वो मैटर रिकॉर्ड करके रखा जाए, तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है। कोई भी वर्ड अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो वो डॉक्यूमेंट है, रिटन फॉर्म में है तो भी वो डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट है, कैरिकेचर डॉक्यूमेंट है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस पर किसी भी मैटर को एक्सप्रेसली और लिखा जाता है इस इंटेंशन के साथ कि उसे रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्रूफ, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूफ। प्रूफ होता है अगर कोर्ट बिलीव करती है किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस में, या फिर ये कंसीडर करती है दैट अ प्रूडेंट मैन वुड एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट सच फैक्ट एग्जिस्ट, तो वो बन जाता है प्रूफ। इसका ऑपोजिट होता है डिसप्रूव, जब कोर्ट बिलीव नहीं करती किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस में। नॉट प्रूफ होता है जब कोई फैक्ट ना ही प्रूफ है ना ही डिसप्रूव है। ठीक है। So in this video we discussed about the important definitions under Indian Evidence Act. In the next video, we'll discuss a relevant fact. Uh, till then, thank you so much for watching this video. Take care. Do like, share, and subscribe. Thank you so much.